इजरायली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल प्राइज पीस प्राइज के लिए मुंतखब कर दिया है। ट्रंप बहुत चौंके हुए दिखे, मगर ये एक और कामयाबी है बेंजामिन नेतन्याहू के लिए और डोनाल्ड ट्रंप के लिए कि वो मशरिक वस्ता में एक नया सिक्योरिटी आर्किटेक्चर इस्टेब्लिश करें और इसके तहत सऊदी अरब होपफुली उन इनकी उम्मीद है भी ज्वाइन करेगा और दीगर ममालिक भी ज्वाइन करेंगे और शायद बात हो रही है पाकिस्तान भी इसका हिस्सा बन जाए, मगर अभी तक ये स्पेकुलेशन है। ऑफिशियली इसके ऊपर कोई बात नहीं हुई। ये स्पेकुलेशन ज्यादा तेजी इसने पकड़ ली है आर्मी चीफ पाकिस्तान के जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात लंचन जो हुआ डोनाल्ड ट्रंप के साथ उसके ऊपर, और वो हुआ उसके फौरन बाद पाकिस्तान ने भी डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल प्राइज के लिए मुंतखब करने का मशवरा दिया। हुकूमत पाकिस्तान ने इसके ऊपर ये प्रेस रिलीज भी शाया की अपने ऑल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। बज़ाहिर तौर पे लग रहा है कि पाकिस्तान एक किसी मुआहदे की तरफ तो नहीं, बट कम से कम अपने आप को दो कैंप्स में पाता है। एक तरफ वो अपने आप को चाइना और उसकी टेक जो उसने देखी ऑपरेशन सिंदूर इंडिया के उसके जवाब के अंदर सक्सेसेस उसकी उस आर्किटेक्चर का हिस्सा होने के ऊपर, और दूसरी जानिब अमेरिका जहां ट्रेडिशनली पाकिस्तान के वेपन्स और इक्विपमेंट और फाइटर जेट्स आते थे, मगर अब एक डायलेमा सा आके खड़ा हो गया है। और स्पेशली अगर आप इंडियन कमेंटेटर्स के कंसर्न सुने, फॉर एग्जांपल उनके डेप्यूटी आर्मी चीफ का कुछ दिन पहले ये बयान आया और इन्होंने कहा कि हिंदुस्तान थ्री फ्रंट वॉर फेस कर रहा है, पाकिस्तान, चाइना और टर्की को लेकर। और इन तीनों ममालिक की बेसिकली मिली भगत से और चाइना की लीड से अब इंडिया की वो पोजीशन नहीं रही जो हो सकती थी। ये उन्होंने नहीं कहा, बट कहा कि ऑब्वियसली थ्री फ्रंट वॉर हो रही है। पॉलिटिकल कंसिडरेशंस की बात भी हुई और जगहों से। बेसिकली पाकिस्तान इंडिया एट दिस मोमेंट, पाकिस्तान अपने आप को किधर पाता है, इससे बात करने के लिए एक लंबे इंट्रोडक्शन के बाद हमें ज्वाइन कर रहे हैं एक बार फिर फॉर्मर स्क्वाड्रन लीडर फहाद Fahad Masood Khan Sahab, thank you so much for joining us. You're in the Middle East. I'm sorry I kept you waiting. सबसे No पहले worries. तो आप मुझे ये बताएं, सबसे पहले तो ये बताएं कि आर्मी चीफ आपके गए डीसी वॉशिंगटन, उसके फौरन बाद आपके एयर मार्शल वहां पे पहुंचे सिद्धू साहब, और उन्होंने भी तस्वीरें खिंचवाई, मुलाकातें हुई। तो एक तरफ तो आप चाइनीज टेक के प्रमोटर बने हुए हैं, दूसरी तरफ सिद्धू साहब अमेरिका में क्या कर रहे हैं? ये I think it is more to do with diplomatic relations than anything else. हमारे पास अभी भी to a relative content अमेरिकन हार्डवेयर है। उस हार्डवेयर को सस्टेन करने के लिए सप्लाई चेन की रिक्वायरमेंट होती है, एंड इट्स अ मल्टी $million अफेयर। इट्स नॉट अ स्मॉल चंक ऑफ मनी, काफी सारे पैसे इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। तो उस चीज को सस्टेन करने के लिए देयर हैव टू बी bilateral relations that need to continue to flow. उनको चलाने के लिए there needs to be higher level meetings that take place. For the chief of air staff to visit, मेरे नजदीक this is the only front that is being portrayed. Present circumstance में जहाँ पे हमारे पास a mixed bag of tech or hardware है from America, China, some part now left with the Mirages on France. So it was more of a diplomatic effort than anything else to keep things flowing, because we're a relatively small air force, और उसको sustain करने के लिए जो फोर्स एम्प्लॉयमेंट और कैपेबिलिटी है उसको रखने के लिए, सस्टेन करने के लिए इस विजिट को मैं देखता हूं। देयर इज नथिंग मोर टू इट। I find that very surprising and a little bit hard to believe. There's nothing more to it because पहले आपके आर्मी चीफ जाते हैं,
फिर आप जाते हैं आपके एयर चीफ इतनी इतनी एक सक्सेस के बाद जिसके अंदर चाइना भी इन्वॉल्व था, और सिग्नलिंग को अगर देखा जाए तो इट डजंट सीम लाइक दैट। रीअलाइनमेंट, अगर अगर आप इस तरफ पोस्ट कर रहे हैं ना कि रीअलाइनमेंट वाला आंसर है, वी कैन नॉट अफोर्ड दैट राइट नाउ। हम जिस सिनेरियो में खड़े हैं एज जियो स्ट्रेटेजिक सिनेरियो, उसमें हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि वी गो फुल बोर on the American front, because we know कि over the past, and this is history which is written, कि पास्ट 10 साल के अंदर हमने अमेरिकन्स को देखा है मिलिटरीली एम्पावर करते हुए इंडियन एयरफोर्स और इंडियन मिलिट्री को। शिनूक, C-17, C-130, सारा कुछ, ड्रोन, मतलब हेल ड्रोन्स भी उसके अंदर इन्वॉल्व है। सो टू इंश्योर सर्वाइवेबिलिटी ऑफ द स्टेट, मेरे नजदीक डिप्लोमेटिक रिलेशंस नीड टू कंटिन्यू टू फ्लरिश, एंड इन अ ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड आइसोलेशन में कोई नहीं रह सकता, कोई मुल्क सस्टेन नहीं कर सकता। इट्स प्लेइंग आउट इट सीम्स ऑन मल्टीपल फ्रंट्स। एक तरफ इंडिया और फ्रांस के दरमियान एक झड़प छिड़ी हुई है उनके राफेल्स को लेकर, और जो हुआ 7 मई को, जिसकी अभी तक इंडियन ऑफिशियल्स ने तरदीद नहीं की है। दे हैवंट एक्सेप्टेड व्हाट हैपेंड, राइट? बट द वर्ल्ड इट seems to know, and it's created frictions where there were alliances, grand alliances. साथ साथ आपके नरेंद्र मोदी साहब अभी ब्रिक्स कॉन्फ्रेंस भी अटेंड कर रहे हैं, ब्राजील के अंदर कर रहे हैं। उससे पहले शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी बहुत सारी चीजें हुई। So it seems it's playing out at multiple levels. Pakistanis also seem to be finding an audience. Turkey और Azerbaijan, वहां पे उनकी एक अलायंस सामने आ रही है। From where you are in the Middle East, अभी ईरान के साथ भी आपका कॉन्फ्लिक्ट दोबारा हो सकता है। इंडिया भी कहा जा रहा है कि दोबारा तैयारी कर रहा है आपके ऊपर हमला करने की, क्योंकि दे आर नॉट सेटिस्फाइड, दे वांट मोर। तो हाउ इज दैट प्लेइंग आउट? सो दिल मांगे मोर वाला चक्कर जो है ना, वो थोड़ा गलत हो जाता है। मैं नहीं चाहूंगा कि उस तरफ चीज जाए। जो पहले इंटरनेशनली देख लेते हैं, जो ब्रिक्स और एससीओ वाली सिचुएशन है, उसके अंदर बोथ कंट्रीज आर ट्राइंग टू फाइंड ट्रैक्शन with their international affairs, international policies, diplomatic relations, trying to make more friends than enemies. जो आपने लफ्ज इस्तेमाल किया ना, और कि दुनिया को पता है, in the heart of heart, everyone knows what happened on the night between 6th and 7th. इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स एक चीज होती हैं जो on radar scopes and radar blips क्लैरिटी देती हैं ऑफ प्रेजेंस ऑफ एनिमी एयरक्राफ्ट इन द एयर। नॉन स्टेल्थ, जो लो ऑब्जर्वेबल नहीं है जहाज, उनका इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर होता है, उनका रेडार सिग्नेचर होता है, विच इज पिक्ड अप बाय by the radars across the world. जैसे आप फ्लाइट 24 देख रहे होते हैं, which is a open source website available to track any commercial aircraft, इसी तरह मिलिट्री एयरक्राफ्ट को भी ट्रैक किया जाता है और जा सकता है। whenever an aircraft is flying in the air, उसका रेडार और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर दोनों होते हैं। अब वन फाइन टाइम बिटवीन 6th and 7th नाइट, अगर आपके एक जहाज का कि ये दोनों एलिमेंट्स डिसअपेयर हो जाते हैं, फ्लाइंग इन द एयर एट 40,000 फीट एंड एट Mach 1, सडनली वो आपका सिग्नेचर डिसअपेयर हो जाता है फ्रॉम द स्कोप। सो दैट इंडिकेट्स टू थिंग्स, या तो उस जहाज ने लैंड कर लिया 40,000 फुट से जमीन पे, विच इज हाईली इम्प्रॉबेबल, और इट हैज बीन शॉट डाउन। So this is a very sure-footed method of identifying loss of an aircraft. Technological edge China ने acquire कर ली है over the previous few years, that is unprecedented in history.
they have really pushed the envelope. Or J10 versus Rafael is an ideal scenario. अब चाइना अपना मिलिट्री मसल एक्सरसाइज कर रहा है, इकोनॉमिक मसल उसके पास वैसे ही है, और जो वेस्ट है वो उसको रोकना चाहते हैं. Another perspective, the Americans have been militarizing India for one reason. वो ये चाहते हैं कि इंडिया चाइना को रोक ले फ्रॉम बिकमिंग अ ग्लोबल सुपर पावर. रीजनल सुपर पावर पे रोक ले, ग्लोबल ना होने दे, which I believe is not going to happen. जो हमने हालात देखे उसके मे इट बी दी LOC LAC कॉन्फ्लिक्ट्स, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा ये. और एक वजह अगर मैं ये कहूं कि जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ एयर स्टाफ का विजिट है अमेरिका में, वो इस तर्ज पे भी जा सकता है कि दे आर वांटिंग टू आइडेंटिफाई कि भाई गलत क्या हुआ है. विद एवरी पुश दैट we provided or the Americans provided to the Indians, how did the Pakistan Army, military, Air Force enable itself to take shots of opportunity in that 1 hour long BVR engagement, and then subsequently taking out their majority of air defense systems on the 10th of May, which was through the JF-17 Block 2 CM-400 AKG strikes on the S-400 cheese board radars. So ये बहुत सारे, आई एम सॉरी मैं बहुत लंबी बात कर ली आपसे, लेकिन और बहुत डाइवर्स कर दी, लेकिन इंटरनेशनली गेम पहले तो ऐसे इसके ही ऊपर चल भी रही है डाउट्स अभी. को इसके ऊपर भी डाउट्स कास्ट की गई है ना कि ये जो S-400 का क्लेम था, नहीं जी कोई S-400 नहीं हुआ. और एविडेंस, हाँ, थोड़ा बहुत एविडेंस भी आया इंडियन सोर्सेस के थ्रू. there's a lot to cover here, no doubt about it. बट ये एक परसेप्शन है कि इंडिया डबल गेम खेल रहा है. दोनों ब्रिक्स या ग्लोबल साउथ के अंदर भी ये परसेप्शन है और अमेरिका के अंदर भी है, स्पेशली जो परचेजिंग की थी इंडिया ने रशियन ऑयल को लेकर. और अब ट्रंप ने भी आके कहा है कि वेपन्स नीड टू गो टू यूक्रेन. अभी उसका स्टेटमेंट आया है एंड कहा है डिफेंसिव वेपन्स नीड टू गो टू यूक्रेन, के रशिया इज पाउंडिंग देम endlessly. Bringing it back to Pakistan and the air marshal's visit, China, agar Pakistan is in the Chinese camp, okay, they have these legacy aircrafts, whatnot. Why was Sidhu there? Would he actually tell them, oh, look, was he there to brag? Was he there to like, No, what? I don't believe, being a professional as he is, and every military personnel as they are, may it be the Indian or the Pakistan military, army, or the Air Force, we're all professionals. There's no questions asked. So, मेरे नजदीक जो विजिट है उसको, once again, as I mentioned before, to ensure that the supply chain continues for the F-16s and the C-130s and the American military that we have, or the equipment that we hold. लेकिन एक और चीज जो मैंने अपने आखिरी डिस्कशन में ये बात की कि the Americans are having two minds right now, कि हमने एक ऐसे कंट्री को बैक किया जिस which had 3 times the size of an air force, the Indian Air Force, and a relatively small but hard-hitting air force, which was Pakistan, was able to take them head on in various fronts. Multi-domain operations, जो हमने आपके साथ पहले भी जिक्र किए, into EW, into air combat, BVR engagements, into ECM, ESM, ECCM, all of these technologies. Being a relatively small air force, the Americans also have an understanding कि शायद ये गलत हो गया हमारा, कि हमने गलत प्लेयर को बैक किया है at the wrong time. And ये मैं हरगिज नहीं कहूंगा कि the Indian Air Force is not good, but we were better at that point in time. And we have dictated that
over the previous two engagements, 2019, 2025. जैसे भी आप कर लें बात, numbers speak for themselves, performance speaks for itself. The world knows that aircrafts have been lost. Numbers छोड़ दें कितने गिरे कितने नहीं गिरे. बट एक जो फ्रेज हम यूज करते हैं ना, उसको कहते हैं हम एयर डोमिनेंस. सीडीएस ने भी उनके और वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने भी यही बात की कि फॉर द फर्स्ट 2 days आफ्टर द 6th there were no aircraft that were flying on the Indian side. So we had air dominance, created air dominance through a multi-domain operation using the Chinese J-10, JF-17 Block 3 and the F-16s. So game on. By the way, the deputy army chief also said कि चाइना ने ये ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को एक लाइव हब के तौर पे इस्तेमाल किया अपने डिफेंस उसके लिए. तो इट काइंड ऑफ corroborates what you're saying. बिल्कुल, आई एग्री विद यू. मैं एक चीज जरूर जिक्र करूंगा कि इन ग्लोबल अफेयर्स देयर इज नो सच थिंग एज परमानेंट फ्रेंड्स और परमानेंट एनिमीज. The only permanent constant thing is the national interest. हमारा national interest है to save the aerial as well as the surface frontiers of Pakistan. Beg, borrow, steal, manage. I'm sorry I'm using this phrase. Beg, borrow, steal, manage. We have ensured this. On the other hand, किस तरीके से किया है, किन दोस्तों के साथ किया है, किन allies के साथ किया है, that is once again, I wouldn't say debatable, but it depends on our national interests. And we have ensured this, good, bad, ugly. अगर ये आइडिया आप दूसरी तरफ ले जाएं, Indian Air Force had been supplied with American military, which I mentioned before. Before the 6th and 7th night, there were C-17s that were flying into India, resupplying them with military hardware. Israeli military hardware, which was shot down in the form of Herons and other UAVs in Pakistan, जो उन्होंने इस्तेमाल किए. So उनके पास भी तो वही बात है ना फिर. They also utilize the same help, same affairs, same diplomatic military channels. हमने बिकॉज रीजनली क्लोज है ना चाइना हमारे एरिया में. छोटी सी एग्जांपल देता हूं, आपके जो सेल फोन के अंदर जीपीएस चिप लगा हुआ है वो अमेरिकन सिस्टम है. इसी तरह एक जीएनएसएस सिस्टम है जिसको कहते हैं बेडू, जो चाइनीज सिस्टम है, जिसका क्लस्टर ऑफ सैटेलाइट्स इट इज फोकस्ड ऑन द साउथ एशियन, साउथ ईस्ट एशियन रीजन. हमने बिल्कुल वो चीज इस्तेमाल की है. हमारे मिलिट्री हार्डवेयर में उस सैटेलाइट सिस्टम की यूटिलिटी ज्यादा है. और जहां पे जीपीएस ब्लैंकेटिंग और जीपीएस स्पूफिंग होती है, जो जितने भी वेस्टर्नाइज्ड सिस्टम्स हैं, वहां पे हमारे सिस्टम्स में उनको उस चीज को अफेक्ट नहीं किया, बिकॉज आवर नेशनल इंटरेस्ट्स आर अलाइंड मोर विद चाइना राइट नाउ, एंड दे आर मोर फ्रेंड्स विद अस because of the OBOR, BRI, CPEC, जो भी आप उसको कह लें, नाम दे दें. So this is where it is. So there are no permanent friends nor permanent enemies in international affairs. Which is a fact, but China has been a all-weather, ironclad, as they say, ally of Pakistan. और इतनी आसानी से कोई अपनी टेक्नोलॉजी तो नहीं देता. और अगर आपने बनाना भी है तो कोई ना कोई तो अंडरस्टैंडिंग हुई है. But let's not forget कि एक skirmish थी, ये जंग नहीं थी. 4 दिन की एक skirmish चली, उसके अंदर इंडिया की भी बड़ी बहुत इश्यूज हुए और अभी तक उन चीजों को एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं. और आपने यही बात सही की कि permanency is fluid, और especially America, it always hedges its bets कहीं भी. और वो पाकिस्तान के साथ भी अपने आप को रखना चाहेगा, और इश्यूज के ऊपर भी. इंडिया के खिलाफ फॉर एग्जांपल फाइव आइज ने जो काम किया था, और इंडिया ने भी जो जाके अमेरिका में करने की कोशिश की थी असैसिनेशंस, पन्नू की, उनका जो खालिस्तानी लीडर है वहां पे. गोइंग बैक टू इट, एक F-35 लास्ट पॉइंट, हमने बहुत लंबी कॉन्वर्सेशन की. लास्ट पॉइंट, एक F-35 फंसा हुआ था साउथ इंडिया के अंदर.
कोई फंसा हुआ है। तकनीकी हाँ नहीं, अच्छा अभी उधर तक ही है फंसा अभी। हुआ है, उसका क्या हुआ जरा बताएं जरा प्लीज। अच्छा, ब्रिटिश F-35B लैंडेड एट द एयरपोर्ट, और उन एयरपोर्ट का नाम भी बड़ा मुश्किल है, मैं आई वुडंट लाइक टू ट्राई टू प्रोनाउंस इट। लेकिन जो प्रॉब्लम है ना मेरे नजदीक, इट इज अ एक्सट्रीमली हाई टेक वेपन। For the first 2 days, the pilot who was flying the aircraft, he did not leave the side of the aircraft standing on the tarmac. And South India is not the coolest place right now. It's a very hot place. So they wanted, and he, being a responsible fighter pilot, he ensured security, safety of his weapon. अब प्रॉब्लम क्या है, उसके अंदर जो टेक्नोलॉजी है, I believe Lockheed Martin नहीं चाहता, neither the Brits want that technology to go to any hangar inside that airport. बहुत सारी ऑफर्स आई कि हम अपना, इंडियंस ने कहा कि हम अपना HR देते हैं, वो ठीक कर देंगे, देख लेंगे, जहाज को अंदर आप पेन के अंदर पार्क कर लें, धूप में क्यों खड़ा है, खराब हो जाएगा, ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन neither the Lockheed Martin nor the Brits wanted to do this. और उसके अंदर, as per information, there have been multiple teams that have gone to try and recover the aircraft. They have not been able to recover, I think 40 men strong a team at one time and the second time, but problems persist. So मेरी जो latest info है उसके मुताबिक it's going to be airlifted out of that place. It's not going to fly out of there. थिरुवनंतपुरम, Good. थिरुवनंतपुरम Well tried. इन सदर्न इंडिया, और इसके ऊपर डिबेट भी हो चुका है ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर। वहां पे कुछ एमपीज ने खड़े होकर ये भी कहा कि भाई हमारा जहाज वहां पे है, उसको सेफ गार्ड कौन कर रहा है, उसकी टेक को और इन सब चीजों को। और उसके बाद जो डिफेंस सेक्रेटरी थे ब्रिटानिया के, उन्होंने अश्योर किया कि RAF के लोग वहां पे मौजूद हैं, सिक्योरिटी 24 घंटे उसके ऊपर निगाह रखी हुई है कि कोई टेक या कोई ऐसी चीज से इफेक्ट ना हो। Thank you so much, squadron leader Fahad Masood, Obi-Wan Kenobi Masood. Thank you for taking the time out, and I hope कि हम दोबारा इस बात को आगे बढ़ाएं, देखते हैं क्या होता है। बट आई थिंक कि आपने सब चीजें कवर कर ली। आप लोग क्या समझते हैं? आपके पास कुछ स्पेसिफिक सवाल हैं? बताएं हमें कमेंट सेक्शन में। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। अपना ख्याल रखिएगा, अगली बार तक।